हेलो हेलो। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। कितने पढ़े थे? 4। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 और 5वां और 6ठा। 5वां पढ़ा जाए। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर रेड जो आप स्केच यूज़ करते हैं उससे कम दिखाई देता है, तो मैंने बोला ठीक है, अब से लाल का बहुत ही कम प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां हमारा ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र जब हमें दिखाने होते हैं, जैसे अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत ही ज़्यादा हमको दिखता है, सघन दिखता है, बहुत पास पास दिखता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर कोई चार्ज रखें ना तो उसे फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दूर दूर दिखाया गया है ना, विरल है, रेयर है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। इसी को हम लोग भाषा में लिखे थे अपने लैंग्वेज में कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता उसकी प्रबलता को बताती है, यानी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विरलता विद्युत क्षेत्र की दुर्बलता को बताती है ना जी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। और वहीं से हम लोग एक निष्कर्ष निकाले थे कि अगर ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों का कुछ इस तरह का वो पैरेलल रहे, क्या रहे? मैं बिल्कुल एरो ही बना देता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरह का अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहा और इसी के पैरेलल हम लोग एक और बना लेते हैं, इसी के पैरेलल और बना लिया जाए, और बराबर डिस्टेंस पे इस तरह का अगर दिखा दिया जाए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इस तरह का अगर कहीं हो, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए, जैसे पॉइंट यहाँ पे हम लोगों का पी रहा और यहाँ पे पॉइंट क्यू, और पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर ये दोनों बराबर हैं कि कोई ज़्यादा है? दोनों क्या है? बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समान लंबाई के, क्या बोला मैंने? समान लंबाई के समांतर क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और ये क्या रहना चाहिए? समांतर रहना चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को समान लंबाई के समांतर क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। ये हम लोगों का जो है सो कि 5वां पॉइंट ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में। और 6ठा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें कहीं दिया जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा दिया जाएगा, तो किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, और वो स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता देगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या मतलब होता है, तो ये मैंने बताया भी था, लिखवाया भी था कि अगर आप उस बिंदु पर परीक्षण में इसको छोड़िएगा तो उसी दिशा में वो भागेगा, उसी दिशा में उस पर बल लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6ठे पॉइंट में कि आ, पहले विद्युत क्षेत्र की एक परिभाषा लिख देता हूँ जो मैं बार बार बोला करता था। ठीक है, कि पहले गुण ही लिख दूँ, 6ठा गुण लिख देता हूँ क्या? गुण ऐसा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र रेखा, रेखा कर लीजिए, रेखाओं मत करिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या बोलिए? खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा समझते हैं ना आप लोग? ठीक है, स्पर्श रेखा हम लोगों ने वृत्त पढ़ा था 10th में, तो उसमें स्पर्श रेखा के बारे में तो है ही। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के, उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की, बता सकते हैं क्या? बोलिए। दिशा को दर्शाती है, दिशा को बताती है। कोई दिक्कत? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल बना के दिखाओ, एग्जाम्पल करके आप दिखाओ, तो चलिए
जैसे आप में से किसी को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी ने बोला कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो हमसे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो बस इस पॉइंट को छू के निकले। आई बात समझ में आ? बस इस पॉइंट को छू के निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा कि सर अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो क्या यहाँ भी ऐसे ही बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा होगा, ये जो टेंजेंट होगा हमारा, यही इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो कभी भी किसी, जैसे हम लोग जो है सो कि पॉइंट चार्ज के केस में याद करो, बिंदुवत आवेश की स्थिति में हम लोग पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाए थे। तो हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसमें से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए, तो इस केस में तो आपका स्पर्श रेखा उसी की दिशा में आएगा, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेट है ना। बोलिए, जहां पर रेखाएं मुड़ी होती है ना, अब बात समझिए, जहां पर रेखाएं मुड़ी होती हैं उसके अलग अलग बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनमें दिशा अलग अलग प्राप्त होगी। लेकिन जहां पर रेखा खुद ही सीधा है, उस रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दिशा तो एक ही प्राप्त होगी। आई बात समझ में? हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो बाहर की तरफ और निगेटिव रहेगा तो अंदर की तरफ। हाँ, ये किस केस में था याद है आपको? जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव में आ रहा था। तो कोई ऐसे लाइन दे दे, मैंने ऐसे ही बस लाइन दे दिया, चार्ज नहीं बनाया था, लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए दे दिया जाए तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे किसी भी पॉइंट पे अगर बताना हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये भी अच्छा गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, अब मैं बार बार जो बोल रहा था कि मैं विद्युत क्षेत्र की एक और परिभाषा आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिखवाया, वो लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो समझिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा या एक ऐसी काल्पनिक वक्र रेखा होती है, एक ऐसी काल्पनिक वक्र होती है, या वक्र रेखा मतलब कि वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, आगे की बात आप शायद समझ रहे होंगे, खींची गई स्पर्श रेखा, बोलिए तो स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को, आई बात समझ में, स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो दो परिभाषा हो गया, एक तो ये हो गया, एक पहले लिखवा चुका हूं मैं, पहले वाला मैंने लिखवाया था कि यदि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस पथ को अपनाता है, जिस रास्ते को चलता है, उस रास्ते को ही क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में, मतलब आप जब भी लाइन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ लाइंस क्यों बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ही, फील करने के लिए ही कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसीलिए हम लाइंस का सहारा लेते हैं। इसीलिए अपने कॉपी पे, बुक्स में, जैसो कि डायग्राम में हम जैसो कि लाइंस दिखाते हैं, ताकि हमको फील हो, इस बात का फील आ जाए कि इस चार्जेस के चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं। तो ये काल्पनिक वक्र होती हैं, रियल नहीं होती, ठीक है। तो ये विद्युत रेखाएं विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक, ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। आई बात समझ, ठीक है। तो बस ये आपको डेफिनेशन नोट कर लेना है, जब आगे हम लोग करेंगे। आगे आएगा आवेश के कारण विभव। अच्छा, ये हम लोग आवेश के कारण विभव पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज, जब हम लोग आवेशों का गुण पढ़ रहे थे, तो आवेशों का गुण में जो पढ़े थे हम लोग, उसमें एक क्वांटमीकरण कहीं आया था, नहीं आया था, तो एक उसमें छूट गया था, आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा पेज लगा के। आवेश जो होते हैं वो क्वांटमीकृत होते हैं। शायद मैंने आपको मूल आवेश जरूर पढ़ाया होगा, कितना को मूल आवेश कहते हैं याद है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश को ही क्या कहते हैं, क्योंकि उससे कम आवेश किसी कण पर या वस्तु पर उत्पन्न करना संभव नहीं।
कम से कम आवेश उतना ही उत्पन्न हम लोग करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो आवेशों के जो गुण आप जितने भी लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, उसमें एक बात आप ऐड कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? उसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा, ये ऐड मत करिएगा, ठीक है? खांसी और छींक उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो भी आपका पॉइंट होगा उसके हिसाब से आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा क्या ऐड करना है। लिखना ये है कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। क्या होते हैं? आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। लिखना तो आपको इतना ही है, लेकिन इसे एक फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है? तो जो है सो कि ये इंपॉर्टेंट है समझना। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे एक टॉपिक लगाते हैं, क्वांटमीकरण। क्या लिखा मैंने? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण, ये बेसिकली आपका क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है, हमने इसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है कि निगेटिव? पॉजिटिव आता है। अच्छा, इस पर कितना आवेश आ गया होगा? प्लस में आया होगा 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19। आवेश का सही मात्रा क्या होता है? समान आवेश एक दूसरे को और असमान एक दूसरे को, तो भूले नहीं ना है। आवेश कितने तरह के होते हैं? 2 या 3? 2 ना? कौन कौन? धनावेश और, ठीक है, मुझे भी मालूम है, गलती से हाथ ऐसा उठ गया है। तो 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम जो आवेश है, वेरी गुड, यहां से आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम चाहते हैं कि इसका आधा, जितना ही आवेश एक इलेक्ट्रॉन निकालने से आता है उसका आधा आवेश इस पे आ जाए, पॉसिबल है? एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इतना आवेश आएगा। आप मुझे बताइए कि कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि इस वस्तु से हम लोग 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें। या तो 2 निकालेंगे, नहीं तो 1, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ ना, बोलिए। तो जब भी हम लोग यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो इस पर चार्ज जो है इतना और बढ़ते जाएगा, है ना, बोलिए। तो हम अगर बोलें, सोच के देखिएगा ये बस इस बात को, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आप निकालोगे तो इतना चार्ज आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो इसका कितना चार्ज आएगा? 2 गुना आ जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका 3 गुना आ जाएगा। यानी यहां से 2 हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? अच्छा, कभी किसी आप इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, आप लोग भी बोलिए, इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, क्या करिए? आप मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 में कभी हमको ऐसा गुना करना पड़े 4.7 से? बोलिए, क्या? या 4.5 से, 4.5 से? क्या कभी ऐसा करना पड़ सकता है 9/2 से, 19/2 से? सोच के देखिए, मेरे कहने का मतलब है यहां पर जो भी नंबर आएगा वो एक पूर्णांक होगा। सोचिए सोचिए, एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000। आई बात समझ में? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ जाए, दशमलव वाला आएगा? नहीं आएगा। यानी हम लोग जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, या धनावेशित या ऋणावेश, कभी भी आवेश डालते हैं और कितना भी उस पर चार्ज हम लोग जब डालते हैं तो बेसिकली उस पर जो टोटल चार्ज होता है, जो कुल आवेश होता है, वो इतना आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या गुणज होता है? मतलब उसमें पूर्ण संख्या से गुना रहता है। आई बात समझ में? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो यहां पर उसको हम लोग दिखाएंगे n से। किसे दिखाएंगे? यहां पर n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई बात समझ में? ठीक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम देखा जाए तो क्या रहेगा? 0। कोई दिक्कत? अब बॉडी जो है सो कि पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है, निगेटिवली भी चार्ज हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं प्लस और ये माइनस, दोनों लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम ये लिखा गया वैल्यू, इस वैल्यू के लिए एगो संकेत दे दिया गया ई। अब आप कंफ्यूज में कर जाएंगे कि सर ई तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इसीलिए पहले बोले थे कि जब इलेक्ट्रॉन लगाना हो तो क्या लगाइएगा? ई लिख के इस पर माइनस लगाइएगा, तो ई इलेक्ट्रॉन कौन को दर्शाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको सिर्फ ई लिखा हुआ ऐसे दिख रहा है
ठीक है, फिजिक्स में खासकर। इसी ई का मतलब गणित में कुछ और हो जाएगा 11th में आप जाएंगे तो, ठीक है, इसका अलग वैल्यू आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग करके, ठीक है। खैर उसकी बात अभी छोड़ देते हैं। तो अभी आपका फिजिक्स में जो है सो कि ये जो ई है इस नंबर को, इस चार्ज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होता है, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस एन अगुने ई होता है। आई बात समझ में? किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज होता है उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल क्यू से। किसे? स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल क्यू ही यूज करते हैं तो क्यू यूज करेंगे। तो देखिए एगो क्यू बराबर फॉर्मूला मिल गया, क्या मिला, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्वांटमीकरण का ये मतलब है, क्वांटमीकरण का क्या मतलब है कि किसी वस्तु या कण पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश, क्या लिख दूं कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है? ये गलत हो जाएगा। मूल आवेश कहने का क्या मतलब निकलता है? वेरी गुड, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। तो लिखने के यहाँ से कई तरीके हैं। आप या तो भाषा में लिख दीजिए कि 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है, या ऐसे लिख दीजिए कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आई बात समझ में? कई तरीके गणित के रूप में ऐसे दिखाते हैं उसी चीज को जो मैं भाषा में बोल रहा हूँ। तो किसी वस्तु या कण पर उपस्थित कुल आवेश 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। गुणज का मतलब गुणनफल, गुणज होता है। इसी बात को हम कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। ऐसा होता है। कभी भी हम लोगों को अगर कहीं ऐसा दिखाई दे दे, ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई दे Q बराबर ऐसे 0.7 इंटू ई ऐसे दिखाई दे दे तो ये गलत है। ऐसा चार्ज कभी किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। ई यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है आपको, इसका वैल्यू अगर 1.6 यहाँ पे 10⁻⁹ कूलम है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो हमेशा आपका एक n होगा, और ये n आपका क्या रहेगा, एक पूर्णांक रहेगा, प्लस में या माइनस में। आई बात समझ में? एक पूर्ण संख्या होगा, कोई दिक्कत? वो फ्रैक्शनल नंबर का भी नहीं होगा, कोई दिक्कत? तो ये मतलब होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में रहते हैं किसी बॉडी के ऊपर, और इसको हम कहते हैं क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटमीकृत होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके मतलब और भी अलग तरीके से समझाया जा सकते हैं, और बड़े लेवल पे कुछ और भी सोचे जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन इसको इतना तक ही सीमित रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ छूट गया था, मुझे बाद में ध्यान है, खैर यहाँ मैंने बता दिया। तो अच्छा, इस पर आपको अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा? जैसे क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपको कोई कहे ना कि जैसे कि एक वस्तु है। अच्छा, पहला मेरा सवाल आप लोगों से, एक वस्तु है, इस पर कुछ धनावेश डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं? धनावेश डाले गए हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी मतलब अपरिवर्तित रहेगा, यानी कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन चुनिएगा आप? बोलिए बोलिए, कितने लोग ए के साथ जा रहे हैं? हाथ उठाइए। मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु है, इस वस्तु पर कुछ पॉजिटिव चार्ज, धनावेश मैंने ला के डाल दिया इसके ऊपर, इस वस्तु का मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बोलिए, कितने लोग बोल रहे हैं घटेगा? हाथ उठाइए। अच्छा, कुछ लोग हैं ऑप्शन ए के साथ। बी के साथ कितने लोग हैं कि बढ़ेगा? कोई नहीं। सी के साथ ना बढ़ेगा ना घटेगा। अच्छा, सी के साथ 2 लोग हैं, और इनमें से कोई नहीं, इसके साथ भी कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर है, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये थिंक करते सोचते हैं कि धनावेश डालने का क्या मतलब होता है। समझिए बात। हम आपसे कहें कि एक वस्तु है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा आप बताइए मेरे को? जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एग्जैक्टली, ये बात सही है। पॉजिटिव चार्ज का डालने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये बात आपको समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, इसमें से अगर कुछ कण निकालिएगा तो इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्या होगा? और अपरिवर्तित भी नहीं रहेगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या होगा? घटेगा।
तो देखिए जब क्वेश्चन दिया जाता है तो थोड़ा दिमाग देखिए क्या लिखा गया, धनावेश लेके डाला जा रहा है। अब बच्चा को लग रहा है कुछ डाला जा रहा है तब तो बढ़ जाएगा, है या ना, वो तो कुछ ऐसे ही सोच रहा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ यही अगर कहा जाए अगले क्वेश्चन में कि एक वस्तु है और इस पे कुछ ऋणावेश डाला जा रहा है, इस पे क्या डाला जा रहा है, अब बताइए इस वस्तु का मास क्या होगा, हाँ कोई दिक्कत, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ठीक है। तो अगर वस्तु पे हम ऋणावेश डालते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, और धनावेश डालते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और अगर ना धनावेश डालें ना ऋणावेश डालें तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आई बात समझ में। अब इसमें क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे, देखिए आपसे पूछे ऐसे जा सकते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये है उदासीन, मतलब सेम वस्तु है। मैं ना 3 सेट तैयार कर लेता हूँ, एक ये सेट रहा और दूसरा ये क्या दूसरा सेट ये रहा और तीसरा सेट ये रहा। आपको बताना है ये जो है तीनों केस में ये उदासीन है, ये तीनों उदासीन है, इस पर ना प्लस है ना माइनस है। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक। ये तीनों स्थितियों में उदासीन है, ये न्यूट्रल है। ये क्या गया है कि पहले ये उदासीन था, उसके बाद इसे पॉजिटिव डाल दिया गया, यहाँ पर जो है सो किया ऐसे निगेटिव डाल दिया गया, और ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रखा गया। बताइए यहाँ मास घटा होगा कि बढ़ा होगा, घटा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर अपरिवर्तित रहा होगा। समझ में आ गया, ठीक, तो आप सही कर लीजिएगा ना, ठीक। तो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप कि किसी धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, किसी धनावेशित वस्तु या कण का द्रव्यमान उसके उदासीन अवस्था, वो जब उदासीन रहा होगा उस समय के द्रव्यमान से कम होता है कि ज्यादा होता है। जब वो धनावेशित हो गया है उस वक्त उसका द्रव्यमान, और जब वो उदासीन होगा उस वक्त उसका द्रव्यमान, उन दोनों में ज्यादा कौन होगा, जब वो उदासीन था तब उसका द्रव्यमान ज्यादा था। एक बात समझ में, क्योंकि धनावेश उस पर जब डाला गया होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, तब उसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा। एक बात समझ में, पॉजिटिव चार्ज कभी हम लोग डालते नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमको पता है परमाणु में किसको निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। जिसपे धनावेश रहता है वो तो प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में, परमाणु के, तो ना ही प्रोटॉन हम नाभिक से निकालते हैं ना ही प्रोटॉन निकाले कहीं से डालते हैं। आई बात समझ में। तो प्लस वो जो है कि क्रिएट कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकलता है तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो माइनस आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसमें द्रव्यमान इसका ज्यादा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या इसका उदासीन अवस्था, जब उदासीन था उस वक्त का द्रव्यमान, और जब वो ऋणावेशित हो गया उस वक्त का द्रव्यमान कौन सा ज्यादा होगा। आई बात समझ में। तो कोई ऋणावेशित वस्तु अपने उदासीन स्थिति के द्रव्यमान से क्या होता है, उसका अधिक द्रव्यमान में होता है, अधिक द्रव्यमान का होता है। आई बात समझ में। और जब उदासीन है, उदासीन ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो है सो कि चार्जेस को लेकर के ऐसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कई तरीके से। सो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से आपको जो टॉपिक शुरू हो रहा है और ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, समझिएगा बात। पोटेंशियल एनर्जी का कहानी क्या होता है, 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ाए ही थे ना। पोटेंशियल क्या होता है, किसी वस्तु के खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में ना। जैसे मान लीजिए नीचे को जो है सो कि पत्थर पड़ा हुआ है जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं, उसको उठा के ऐसे हाथ में रख लीजिए, अब उसके पास एनर्जी आ गया। क्या आ गया, क्योंकि अब उसको छोड़िएगा तो किसी पर बल लगा सकता है, कार्य कर सकता है, तो उसके पास एनर्जी आ गया। तो उसके स्थिति के कारण ऊर्जा है। आपने गुलेल चलाए होंगे, गुलेल, नहीं तो वो वाला रबर करके कागज मोड़ के वो तो करबे किए होंगे आप लोग, हाँ कि ना। तो कई तरीके के चीज होते हैं, तो वो आप जो है सो किए होंगे अगर, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो जब उसको आप स्ट्रेच कर लेते हो, खींच लेते हो, या बचपन में तीर धनुष खेले होंगे आप, तो जो तीर धनुष में वो जो है उसका तागा है, वो जो धागा है उसको जब वो टाइट है तो इस पोजीशन में अब इसके पास एनर्जी है, जैसे ही छोड़िएगा तो काम करेगा, वर्क डन करेगा। आई बात समझ में। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, समझिएगा बात। आवेश के कारण विभव का क्या मतलब है, इसकी बाद में चर्चा करते हैं। पहले आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं फिर समझेंगे हम लोग। देखिए किस्सा क्या है, बेसिकली किस्सा ये है
कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक धनावेशित वस्तु है, ठीक, और मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है लेकिन थोड़ा सा उस पर कम चार्ज है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज ही है, और ये जो है, ये जो वस्तु जो है हमारा, ये कहीं इन्फिनिटी पर है, इसके बहुत करीब नहीं है, ये इन्फिनिटी पे कहीं है, मतलब बहुत दूर है कहीं, ठीक। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम चाहें कि यहां पर लाके रख दे, क्या वो खुद से आ जाएगा? हाँ, क्या वो खुद ब खुद आ जाएगा? नहीं आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लाने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा, बल लगाएंगे, उसमें विस्थापन होगा, तो उसमें उस पर कार्य होगा, और हमारी ऊर्जा खर्च होगी नहीं खर्च होगी? होगी। तो हम जो कार्य करते हैं वही ऊर्जा इसके पास चली जाती है, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये चार्ज पार्टिकल को जब इसके तरफ लेके आइएगा तो ये तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको धक्का दे रहा होगा, भगा रहा होगा। बोले कहाँ से आ रहा है? प्लस प्लस में क्या होता है? विकर्षण, धक्का दे रहा होगा। तो आपको इधर से करना क्या पड़ेगा? धक्का देके बल लगा करके इसको जो है सो कि इधर से जोर से धक्का लगा के, और जितना ही करीब जाइएगा उतना ही आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं आ रहा है? जितना ही नजदीक जाइएगा उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, अभी अभी इसके पास एनर्जी है कि नहीं है? आज छोड़िएगा तो क्या होगा? बहुत तेजी में भागेगा, हाँ कि ना? लेकिन जब तक यहाँ पर रहेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? बोलिए, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके स्थिति के कारण है, इसके इस स्थान के कारण है ना? बोलिए, अरे बोलिए ना। जैसो कि हम लोगों के घर में क्या होता है, जैसो कि स्थान के कारण बहुत लोगों का अपना महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अरे हाँ कि ना? जैसे देख लीजिएगा, एगो आम आदमी है ना, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, अब वो बिना वर्दी का अगर जैसे कि मार्केट में निकल जाए, गांव में निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो उसको उतना कोई रिस्पेक्ट देता है या डरता है? या उसके एनर्जी को, उसके वर्क डन को, या उसके पोटेंशियल को कोई समझता है? नहीं समझता। लेकिन वही अपने गेटअप में निकले, वर्दी पहन ले, यहाँ रिवॉल्वर लगा ले, पिस्टल ना, और उसके बाद जैसे कि बेल्ट, जूता एकदम, टोपी वोपी कैप लगा के अपाची बाइक पर निकल जाए ना, तो उसके बाद जैसे कि बगल वाले लोग तुरंत साइड दे देते हैं, हाँ कि ना? आई बात समझ में? ठीक है। तो उसका अपना क्या है, उस स्थिति में, उस परिवेश में ना, उसके कारण, उस सब चीजों के कारण उसका जो पावर है, उसके पद के कारण जो पावर है, बेसिकली वो क्या है? एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, एक तरह की स्थितिज ऊर्जा है ना। वैसे ही सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, डीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सब लोगों के पास अपना एक पद है, अपनी एक कुर्सी है, एक पोजीशन है, और उस पोजीशन के कारण उनके पास क्या है? पावर है, कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो ऊर्जा होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यही चार्ज यहाँ पर है, इसके पास एनर्जी है। यही चार्ज अगर इन्फिनिटी पर रहता तो चुपचाप छोड़ भी दीजिए, वो भागेगा? किसी पर जाकर बल लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी ही नहीं है। तो अभी इसके पास अगर एनर्जी है तो इस स्थान के कारण है, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? अब देखिए हुआ क्या है कि इस चार्ज को आप मान लीजिए क्यू, देखिए बहुत आसान है, पोटेंशियल समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये जो चार्ज है ये कैपिटल क्यू है। कितना चार्ज है? ये कैपिटल क्यू से दिखा, क्योंकि ये भी चार्ज है, भी चार्ज है, आवेश दोनों पर है, और आवेश को बेसिकली हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो अब दोनों के लिए अलग अलग संकेत यूज करते हैं। तो इस कम आवेश है तो छोटा क्यू दिखा दी, ज्यादा आवेश है प्लस क्यू से दिखा दी। तो मान लीजिए जो स्मॉल क्यू आवेश वाला आवेशित कण है, मतलब ये छोटा क्यू आवेश से आवेशित जो कण है, इसको हम लोग जब अनंत से पकड़ के लेके आए हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ा होगा, ठीक है? समझिएगा, मान लीजिए हम कार्य किए 1000 जूल, कार्य का मात्रा क्या होता है? ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो मान लीजिए हमको धक्का मुक्की, किसी खींच खाच के लाने में जो कार्य करना पड़ा है वो 1000 जूल करना पड़ा है, और ये आवेश है क्यू। अच्छा, आवेश कैसे ही मात्रक? कूलम होता है। तो मान लीजिए इस आवेश का वैल्यू भी कुछ रख ही लेते हैं, मान लीजिए 2 कूलम आवेश है। कितना कूलम आवेश है? तो 2 कूलम आवेश को अनंत से आप पकड़ के लेके आए हैं। कितने कूलम आवेश को? 2 कूलम आवेश को आप अनंत से पकड़ के लाए हैं, तो आपको काम कितना पड़ा? 1000 जूल। आप मुझे बताइए कि 2 कूलम आवेश को लाने में इस बिंदु तक, यहां तक आपको 1000 जूल का कार्य करना पड़ा है। अगर अनंत से यहीं तक अगर आप 2 नहीं लाए, 1 कूलम लाए होते तो क्या कार्य आपको उतना ही करना पड़ता? अगर आप आवेश कम लाते तो सोच के देखिए कि विकर्षण कम लगाता, हाँ कि ना? विकर्षण कम लगाता तो आपको ही बल कम लगाना पड़ता।
आपकी ऊर्जा कम खर्च होती तो वर्क डन कम होता, कार्य कम होता। तो आप जैसे कि 2 कूलम लाए हैं यहाँ तक तो 1000 काम करना पड़ा है। अगर 1 कूलम लाते तो कितना काम करना पड़ता? 1000 बटा 2 जूल, यानी कट के कितना जाएगा? 500 जूल। आई बात समझ में? तो बउआ अब परिभाषा सुनिए पोटेंशियल का। अनंत से, बोलिए, फ्रॉम इन्फिनिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब एक बार में सुन लीजिए, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, फिर से, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आई बात समझ में? लिखिएगा ना तो 5 लाइन हो जाएगा, समझिए बात। रट्टा मारिएगा तो वही आपके लिए और प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, कम से कम आधा घंटा समय देना पड़ेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, अनंत से अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, याद ऐसी ना करते बचपन में हम लोग? जी नहीं करते हैं क्या? तो ये जो हम लोग काम करते थे बचपन में, अभी सब नहीं करना है, समझना है ना। जब भी हमसे पोटेंशियल पूछे तो आराम आराम सोचना है कि सर कैसे समझाए थे। यहाँ पर एक आवेशित वस्तु था, डायग्राम बना बना के सोचेंगे, ठीक है ना। अनंत से बोले कि उधर कहीं दूर अनंत है ना, क्यों चार्ज मान लेते हैं यहीं पे अनंत है, ये वाला अनंत है, बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो कॉपी पे ना दिखाएंगे जी अनंत, मान लेंगे हाँ कि ना। कि हम लोग सही में जाएंगे सूर्य पर चंद्रमा पर अनंत मानने? नहीं मानेंगे ना। तो ये जो छोटा वाला क्यू है मान लेते हैं ये अनंत पर है, यहाँ से इसको पकड़ के लाते हैं ना जी। अब फॉर्मूला बनाना है भाई, अब फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाना है? देखो, इस स्मॉल क्यू आवेश को अब लाना है यहाँ पे, और कहाँ लाना है? विद्युत क्षेत्र में। कहाँ लाना है? अरे भाई विद्युत क्षेत्र में नहीं लाइएगा तो पोटेंशियल आएगा। किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाइएगा तभी ना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको, जैसे भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप प्लस वाला यहाँ से प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसको पकड़ के लेके आइएगा तो धकेलेगा, तभी ना आपको फोर्स करना पड़ेगा, तभी ना आपका वर्क डन होगा, एनर्जी खर्च होगा, वही एनर्जी इसके पास आएगा, हाँ कि ना? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर जो है सो कि इस आवेश को, क्यू आवेश को जब अनंत से पकड़ के यहां तक लेकर के आप आइएगा, मान लीजिए इस बिंदु तक हमको लाना, और ये बिंदु कौन सा है? पी, ठीक है। इसमें अच्छा पी क्यू कंफ्यूजन हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। पॉइंट कौन सा है? इस बिंदु ए तक इस क्यू आवेश को पकड़ के लाना है। अब लाने में जो आपने कार्य किया अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में, वो कार्य मान लेते हैं डब्लू। वैल्यू आपको रखे थे कि समझना पहले आसान हो जाए, तो 1000 बोल दिया था मैंने, लेकिन अब मान लीजिए कि आप थोड़ी ना पता है, वो तो एग्जाम्पल था। तो क्यू आवेश को यहां से यहां तक लाने में कार्य कितना हुआ? ध्यान सुनिएगा, तो क्यू आवेश को लाने में कार्य अगर आप डब्लू किए हैं तो एकांक आवेश को लाइएगा 1 कूलम को, तो कार्य कितना करना पड़ेगा? डब्लू बटा। अब बताइए इस बिंदु का जो विभव का फॉर्मूला होगा यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो विभव का, किसी बिंदु के विभव का फॉर्मूला ये होता है डब्लू बटा, जहां पे डब्लू कार्य होता है और क्यू क्या होता है? आवेश। तो विभव का फॉर्मूला रहेगा कार्य बटा आवेश। कोई दिक्कत? अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है हमें। आप जब कहीं से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ छपरा है, तो छपरा से आप बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं ना, तो आप जब यहाँ जलालपुर के लिए आते हैं तो आपको जो किराया लगता है, आपकी जो एनर्जी लगती है, और यहाँ छपरा से कोई बनियापुर जाता होगा, दोनों के लिए जो